कहानी की शुरुआत एक सुनसान जंगल से होती है, जहां चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई है। यहीं हमारी मुलाकात ऐना नाम की एक महिला से होती है। उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा लेप लगाया हुआ है और वह पास के एक तालाब में जाकर नहाती है। ऐना के पास एक गाड़ी है। उसकी गाड़ी में कुछ कैंट फूड भी रखा है, जो इस समय उसके जिंदा रहने का एकमात्र सहारा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐना अपना घर छोड़कर इस जंगल में क्यों रह रही है। उसे किस बात का खतरा है? दरअसल कुछ समय पहले पूरी दुनिया में एक बेहद खतरनाक वायरस फैल गया था, जिसने आधी से भी ज्यादा आबादी का सफाया कर दिया। और जो लोग बच गए, उनमें से अधिकांश इस वायरस की चपेट में आकर खूंखार जॉम्बी बन चुके थे। अब ये जॉम्बी बचे हुए इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर उन पर हमला कर रहे थे। यही वजह है कि एना इस जंगल में अकेले रहने को मजबूर है। हालांकि कभी उसका एक छोटा सा खुशहाल परिवार भी था, जिसमें उसका पति जेसन और उनकी प्यारी सी बेटी शामिल थे। जैसे ही वायरस फैलने की खबर मिली, जेसन अपनी पत्नी एना और बेटी को लेकर जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग गया। यह जंगल उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था। जेसन अक्सर कैंपिंग के लिए जंगलों में जाया करता था, इसलिए उसे जंगल में जिंदा रहने का अच्छा खासा अनुभव था। वह एना को जंगल में सरवाइव करने के सारे तरीके सिखाने लगा। अगले ही दिन बदकिस्मती से उनकी बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। जेसन उसके लिए दवाइयाँ और खाने पीने का सामान लेने पास के एक घर की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ एना अपनी बेटी के साथ रुककर उसके लौटने का इंतजार करती रहती है। लेकिन पूरा दिन और पूरी रात बीत जाने के बाद भी जेसन वापस नहीं आता। अब एना की चिंता बढ़ने लगती है। आखिरकार वह अपनी बेटी को कार के अंदर सुरक्षित लॉक करके अकेले ही जेसन को ढूंढने निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने पर उसे जेसन की लाश दिखाई देती है। यह नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप उठती है। जेसन के हाथों में अब भी अपनी बेटी के लिए दवाइयाँ और खाने का सामान था। यह देखकर एना अपने आंसू नहीं रोक पाती, क्योंकि आखिरी सांस तक भी वह सिर्फ अपने परिवार की ही चिंता कर रहा था। एना उन सामानों को अपने पास रखती है और नम आंखों से जेसन का अंतिम संस्कार कर देती है। समय बीतता जाता है और एक दिन ऐसा भी आता है जब उसके पास जरूरत का लगभग हर सामान खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। अब उसे अपने खाने पीने का इंतजाम भी खुद ही करना पड़ता है। इसीलिए वह खाने की तलाश में अपनी बेटी को कार के अंदर छोड़कर जंगल की ओर निकल जाती है। इसके बाद कहानी अतीत से निकलकर वर्तमान में लौट आती है। अब ऐना जंगल में जानवरों का मल इकट्ठा कर रही है। वह पेड़ों की छाल हटाकर उनमें छिपे कीड़ों को खाने के लिए निकालती है। उसके हाथ में एक किताब भी होती है, जिसमें अलग अलग पेड़ पौधों और जंगल में मिलने वाली चीज़ों की जानकारी दी गई है। इसके अलावा वह छोटे छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए जाल भी बिछाती है। कुछ देर बाद ऐना एक पेड़ से लाल बेर तोड़कर खाने लगती है, लेकिन उन्हें खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे जोरों की उल्टियां होने लगती हैं। शायद वे बेर जहरीले थे, जिसका अंदाज़ा उसे नहीं था। लगातार उल्टियां करते करते वह इतनी कमज़ोर हो जाती है कि ज़मीन पर गिर पड़ती है। कुछ देर बाद वह एक बर्तन में अपना पेशाब इकट्ठा करती है। फिर जॉम्बी से अपनी गंध छिपाने के लिए कार के ऊपर जानवरों के मल का लेप लगा देती है, ताकि वे उसकी मौजूदगी का पता न लगा सकें। इसके बाद ऐना कार में बैठकर एक पुराना रेडियो चालू करती है। अगली सुबह जब ऐना अपने लगाए हुए फंदों को देखने जाती है, तो उसमें एक भी जानवर नहीं फंसा होता। यह देखकर वह काफी मायूस हो जाती है। अब उसके पास सिर्फ 2 दिन का ही खाना बचा था। ऐसे में उसे किसी भी हाल में आसपास के घरों में जाकर खाने की तलाश करनी ही पड़ेगी। लेकिन वहां सबसे बड़ा खतरा जॉम्बी थे। इसीलिए बाहर निकलने से पहले ऐना अपने शरीर पर हल्का सा कट लगाती है और बहते हुए खून को एक गिलास में इकट्ठा कर लेती है। इसके बाद वह अपने पूरे शरीर पर जानवरों के मल का लेप लगा लेती है, ताकि जॉम्बी उसकी गंध पहचान न सके। फिर हाथ में बंदूक लेकर वह खाने की तलाश में निकल पड़ती है। हालांकि उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि किसी भी कीमत पर उसे अपनी बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसके पास गिनती की सिर्फ 4 गोलियां ही बची थीं। कुछ देर बाद वह एक नज़दीकी घर के पास पहुंचती है। वहां वह बरामदे में अपना म्यूजिक प्लेयर टांग देती है और उसके ऊपर इकट्ठा किया हुआ खून छिड़क देती है, ताकि आवाज़ और खून की गंध से जॉम्बी उसी तरफ आकर्षित हो जाए। फिर वह पीछे के रास्ते से घर में घुसकर खाने पीने का सामान चुराकर निकल जाए। ऐना की यह योजना कामयाब हो जाती है और वह अपने लिए काफी सारा खाना इकट्ठा कर लेती है।
लेकिन वापस लौटते समय गलती से उसका पैर एक डस्टबिन से टकरा जाता है। आवाज़ सुनते ही आसपास मौजूद जॉम्बी उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। अपनी जान बचाने के लिए एना तेज़ी से भागती है। इसी दौरान बाड़ में फंस जाने की वजह से उसकी पीठ पर गहरी चोट लग जाती है और वहां से खून बहने लगता है। खून की गंध पाते ही जॉम्बी और भी तेज़ी से उसका पीछा करने लगते हैं। भागदौड़ के दौरान उसके बैग से आधे से ज़्यादा फूड कैन रास्ते में ही गिर जाते हैं। खुद को बचाने के लिए एना तुरंत पेशाब से भरी बाल्टी जमीन पर गिरा देती है। उसकी तेज गंध से ज़ॉम्बी कुछ देर के लिए भ्रमित हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर एना एक सुरक्षित जगह पहुंचती है, अपने घाव पर मरहम पट्टी करती है और फिर वापस अपनी कार की ओर लौट जाती है। जब वह कार में पहुंचकर अपना बैग खोलती है तो उसमें सिर्फ 2 फूड कैन ही बचे होते हैं। बाकी सारे रास्ते में गिर चुके थे, इसलिए वह दोबारा उन्हें उठाने के लिए वापस जाती है। इसी दौरान सड़क पार करते समय उसे एक घायल आदमी और उसके साथ एक लड़की दिखाई देती है। लड़की का नाम ओलिविया था, जबकि उस आदमी का नाम क्रिस था। क्रिस के सिर पर गहरी चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से वह बेहोश पड़ा था। इसके बाद एना दोनों को अपने कैंप में ले आती है। शुरुआत में उसे लगता है कि क्रिस ओलिविया का असली पिता है, लेकिन ओलिविया बताती है कि क्रिस उसका सौतेला पिता है। वह यह भी बताती है कि उसकी माँ और क्रिस कई सालों से साथ रह रहे थे। दोनों ने कुछ महीने पहले शादी करने का फैसला किया था, लेकिन इस खतरनाक वायरस ने उनकी सारी खुशियां छीन ली। अब एना ओलिविया से कहती है, अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे साथ कार में सो सकती हो। लेकिन ओलिविया टेंट में ही क्रिस के साथ रुकने का फैसला करती है। अगली सुबह तीनों आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। इसी दौरान एना को पता चलता है कि ये दोनों साउथ से आ रहे हैं और नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। शाम होते होते क्रिस को होश आ जाता है। उसे होश में देखकर ओलिविया बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद एना क्रिस से पूछती है, क्या तुम लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे हो? क्रिस जवाब देता है, हाँ, मुझे लगता है कि शायद वायरस अभी तक नॉर्थ तक नहीं पहुंचा होगा और वहां सब कुछ सुरक्षित होगा। फिर वह कैंप के चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहता है, तुमने यहाँ रहने का अच्छा इंतजाम कर रखा है, लेकिन यही चीज तुम्हारे लिए खतरा भी बन सकती है। कोई भी इसे देखकर तुम्हें मार कर सब कुछ छीन सकता है। इसके बाद वह पूछता है, क्या तुम्हारी गाड़ी का फ्यूल टैंक पूरा भरा हुआ है? एना ना में जवाब देती है। क्रिस की बातें सुनकर एना थोड़ी घबरा जाती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसने क्रिस की जान बचाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। शाम के समय एना की नज़र तालाब के किनारे बैठे क्रिस और ओलिविया पर पड़ती है। दोनों हंसी मजाक करते हुए काफी खुश दिखाई दे रहे थे। यह देखकर एना को अच्छा नहीं लगता। उसे समझ नहीं आता कि इतनी भयानक परिस्थितियों में भी कोई इतना खुश कैसे रह सकता है, जबकि वह खुद अपने अतीत के दर्द से आज तक बाहर नहीं निकल पाई थी। कुछ देर बाद जब क्रिस और ओलिविया मछली पकड़ रहे होते हैं, तब भी दोनों आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। अगली सुबह एना बाहर जाती है। तभी उसकी नज़र ओलिविया पर पड़ती है, जो क्रिस को बड़े अलग अंदाज में देख रही होती है। एना को समझते देर नहीं लगती कि ओलिविया के मन में क्रिस के लिए सिर्फ एक बेटी वाले जज्बात नहीं हैं। लेकिन न जाने क्यों ये सब देखकर एना के मन में भी एक अजीब सी जलन होने लगती है। उधर रात में एना देखती है कि क्रिस उसे दिए गए कैंड फूड में से थोड़ा थोड़ा बचाकर अलग रख रहा है। वह उससे पूछती है, तुम खाना क्यों बचा रहे हो? क्रिस जवाब देता है, आगे का सफ़र लंबा है, ये खाना रास्ते में काम आएगा। लेकिन जब क्रिस उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो एना साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि यह जगह उसके लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि उसकी यादों का घर है। यहीं उसे अपने पति और अपनी बेटी का एहसास होता है। और जिस नॉर्थ की तरफ क्रिस जाने की बात कर रहा है, कौन जाने वहां सच में कुछ बचा भी हो या नहीं। क्या पता वहां भी सिर्फ मौत ही उनका इंतजार कर रही हो। कम से कम यहाँ वह अब तक जिंदा तो है। धीरे धीरे समय बीतता है और एना, क्रिस तथा ओलिविया एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन क्रिस और एना की बढ़ती नजदीकियां अब ओलिविया से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। आखिरकार एक दिन वह क्रिस से पूछ ही बैठती है, क्या एना तुम्हें मेरी माँ की याद दिलाती है? क्या इसी वजह से तुम उसे अपने साथ रखना चाहते हो? इस पर क्रिस प्यार से उसे समझाता है, ऐसी बात नहीं है। एना बहुत लंबे समय से यहाँ बिल्कुल अकेली रह रही है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और बहुत बुरा समय देखा है। अगर वह हमारे साथ रहेगी तो कम से कम हम उसका ख्याल रख पाएंगे।
और बदले में वह भी हमारा साथ दे सकेगी। कुछ देर बाद जब ओलिविया और एना साथ में समय बिता रहे होते हैं, तब एना उससे अपने अतीत की बातें करते करते अपनी बेटी को याद करने लगती है। यहीं से कहानी एक बार फिर अतीत में चली जाती है। एक दिन खाने की तलाश में एना अपनी बेटी को कार में छोड़कर पास के एक घर में जाती है, लेकिन वहां उसका सामना एक जॉम्बी महिला से हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए एना तुरंत उसे गोली मार देती है। गोली लगते ही उस जॉम्बी का खून एना के कपड़ों पर आकर गिर जाता है। इस बात से पूरी तरह अनजान एना वापस अपनी बेटी के पास लौटती है। वह देखती है कि उसकी बेटी जोर जोर से रो रही है। घबराहट में बिना कपड़े बदले ही वह उसे सीने से लगा लेती है, लेकिन इसी दौरान उसके कपड़ों पर लगा जॉम्बी का संक्रमित खून बेटी के शरीर पर लग जाता है और वह भी वायरस की चपेट में आ जाती है। यहीं पर कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। अब ओलिविया मन ही मन फैसला कर चुकी थी कि वह आज क्रिस से अपने दिल की सारी बातें कह देगी। दरअसल जब क्रिस और एना अकेले होते हैं, तब क्रिस एक बार फिर उसे अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह एना की गाड़ी में बैठ जाता है और दोनों देर तक बातें करते रहते हैं। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और पूरी रात एक दूसरे की बाहों में बिताते हैं। जब ओलिविया उन्हें इस हालत में देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। गुस्से और जलन में वह कैंप का सारा खाने का सामान चुराती है और अकेले ही वहां से निकल जाती है। अगली सुबह जब एना और क्रिस की आंख खुलती है तो क्रिस एक बार फिर एना से अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एना इस बार भी साफ इनकार कर देती है। इसी बीच एना की नज़र गाड़ी के ट्रंक पर पड़ती है। वह देखकर हैरान रह जाती है कि ट्रंक पूरी तरह खाली है और खाने का सारा सामान गायब हो चुका है। साथ ही ओलिविया भी कहीं दिखाई नहीं देती। दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि आखिर ये सब किसने किया है, इसलिए वे बिना देर किए ओलिविया की तलाश में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ओलिविया जंगल के रास्ते नॉर्थ की ओर बढ़ रही होती है कि तभी अचानक उसके सामने एक जॉम्बी महिला आ जाती है। उसे देखते ही वह घबराकर चीखते हुए वापस भागने लगती है। तभी वहां क्रिस भी पहुंच जाता है, लेकिन मौका मिलते ही वह जॉम्बी महिला क्रिस पर हमला कर देती है। तभी एना भी वहां पहुंच जाती है और बंदूक से उस पर निशाना साधने की कोशिश करती है। तभी क्रिस उसके हाथ से बंदूक लेकर उस जॉम्बी पर लगातार वार करता है और आखिरकार उसे मार गिराता है। यहीं से कहानी एक बार फिर अतीत में चली जाती है। हम एना को उसकी बेटी के साथ देखते हैं, जिसके शरीर में अब वायरस के संक्रमण के लक्षण साफ दिखाई देने लगे थे। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और उसका दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी देर तक सोचने के बाद भी जब उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझता, तो वह भारी मन से अपनी बेटी के मिल्क पाउडर में एस्पिरिन की गोलियों की घातक मात्रा मिलाकर उसे पिला देती है। कुछ ही देर बाद उसकी बेटी हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देती है। यह फैसला एना ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर लिया था। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। इधर क्रिस और ओलिविया वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। जाने से पहले क्रिस एक बार फिर एना से उनके साथ चलने के लिए कहता है। बहुत समझाने के बाद आखिरकार एना उसकी बात मान जाती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वह क्रिस को गैलन में भरकर रखा हुआ अपना पूरा फ्यूल स्टॉक दिखाती है, लेकिन उनके पास खाने का सामान अभी भी काफी कम था। इसलिए वे आखिरी बार पास के एक घर में जाकर जितना हो सके उतना फूड सप्लाई इकट्ठा करने का फैसला करते हैं। तीनों योजना बनाकर उस घर की ओर निकल पड़ते हैं। प्लान के मुताबिक क्रिस जॉम्बी का ध्यान अपनी तरफ भटकाएगा, जबकि एना और ओलिविया पीछे के दरवाजे से घर के अंदर जाकर खाने का सामान इकट्ठा करेंगी। शुरुआत में सब कुछ योजना के अनुसार ही होता है, लेकिन जैसे ही एना किचन में पहुंचती है, पीछे से ओलिविया उस पर किसी भारी चीज से हमला कर देती है। वॉर इतना जोरदार होता है कि एना वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद ओलिविया सारा खाने का सामान लेकर वहां से निकल जाती है। जाते जाते वह जोर से चिल्लाती भी है, जिससे आसपास के सभी जंबी किचन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और एना की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन जल्दबाजी में ओलिविया एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती है। वह अपने शरीर पर यूरिन छिड़कना ही भूल जाती है। भागते हुए वह क्रिस के पास पहुंचती है और झूठ बोल देती है कि एना मर चुकी है, लेकिन उसकी असली गंध पहचान कर जॉम्बी भी उसके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाते हैं। उधर कुछ देर बाद एना को होश आ जाता है। सामने रखा यूरिन से भरा गैलन देखकर वह तुरंत उसे अपने पूरे शरीर पर छिड़क लेती है और वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। आखिर इतने सालों से वह इसी तरीके से जॉम्बी से बचती आ रही थी। जब वह जंगल के रास्ते कैंप की ओर पहुंचती है तो देखती है कि जॉम्बी ने क्रिस और ओलिविया पर हमला कर दिया है।
एना बिना देर किए एक एक करके जॉम्बी को मारना शुरू कर देती है, लेकिन लड़ाई के आखिर में उसकी बंदूक में सिर्फ एक ही गोली बचती है। अब उसके सामने सबसे मुश्किल फैसला था। वह उस एक गोली से सिर्फ एक ही इंसान की जान बचा सकती थी। कुछ पल सोचने के बाद एना क्रिस की बजाय ओलिविया को बचाने का फैसला करती है। नतीजतन क्रिस जॉम्बी के हमले में मारा जाता है। इसके बाद एना और ओलिविया किसी तरह वहां से जिंदा निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसी के साथ यह भावुक और दर्द भरी कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।